केमिस्ट्री की बुक लाए हैं क्या? नहीं, ध्यान नहीं रही। सीधी सही बात है, सीधे आँख खुलती यहीं आके रुकते हैं, ध्यान कहाँ से रहेगी? आप कुछ लोगों ने बुक निकाल ली है, देख ली मैंने, बहुत बढ़िया लेकर आए हैं, ठीक है। तुम लोग नहीं लेके आए पीछे कोई भी? अच्छा, ये 4 लोग। तुम पे किस पे किताबें हैं? किसी पे नहीं है? किताब खरीदी है? हिस्ट्री? अच्छा अच्छा, संविधान बुक है, संविधान देखता रेगुलर, इससे मांगी मैंने। ठीक, चलो आ जाओ, चलो। अपन लोगों ने टॉपिक का नाम डाला था एक्टिनॉइड्स, है ना? मैं अंदाजा भी नहीं है कि आने वाले 10 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। तो मैं अगर कितना भी आराम से शांति से पॉज लेके भी शुरू करूँ तो भी ठीक है, बात समझे। एक्टिनॉइड्स, पहली चीज तुम लोगों को एक बात साफ समझ में आ जानी चाहिए कि चैप्टर में पूरी अभी तक ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो। चैप्टर बहुत छोटे मोटे चीजों को जोड़कर बनाया गया है, छोटी छोटी बातों का इकट्ठा नाप है, पूरा पूरा नाप लिया गया है, छोटी छोटी बातों का नाप लेना है, बस उनको ध्यान रखना है बस। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये कि तुम मुझे इतना बताओ कि लेंथ नोड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? 58 से कि 57 से? मैं सही बताऊं, कल मैंने वाकई में रिसर्च की थी कि लेंथेनॉइड्स को लेंथेनॉइड कहते हैं क्योंकि लेंथेनम के बाद आते हैं। क्या उसमें लेंथेनम गिना जाता है, नहीं गिना जाता? क्या 57 काउंट करना है या फिर नहीं करना? तो कायदे से बात तो ये कि लेंथेनम के इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं आते, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है? डी में। तो पहली बात तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, एकदम साफ, वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के मुताबिक, कुछ चीजों के मुताबिक उसको हम लेंथेनॉइड सीरीज में काउंट भी करते हैं और कुछ के अकॉर्डिंग उसको लेंथेनॉइड सीरीज में काउंट नहीं भी किया जाता। फिर तुम्हें क्या मानना? सवाल है कि तुम क्या मानोगे। तुम उसको काउंट, जैसे कोई तुमसे पूछे कि लेंथेनॉइड सीरीज में लेंथेनम होता है या नहीं होता है, इस सवाल का क्या जवाब दोगे? बस इतना सा है, एक बात आर पार करना मुझे तुम लोगों को। तो आर पार जवाब ये है कि नहीं होता। मतलब अगर कोई तुमसे इस बात में अड़ जाए कि नहीं साहब, गूगल के उस साइट पे उस जगह पे इसको इंक्लूडेड है, ऐसा है वैसा, वहां पे तो लिखा हुआ है, तो बताता हूं, अड़ जाए तो जवाब ये कि नहीं होता। दरअसल 58 से 71 तक ही जाते हैं। स्टार्टिंग कहां से होती है? पहला कौन है? 58 का नंबर क्या नाम है उसका? क्या नाम है? और आखिरी कौन सा? 71, ल्यूटेटियम। और वो 58 से 71 वाले लेंथेनॉइड सीरीज में आते हैं, लेंथेनम के बाद पढ़ते हैं, इसीलिए उनका नाम लेंथेनॉइड्स है। अब सेम टू सेम इसमें सुने ध्यान से, एक्टिनॉइड्स कहां से स्टार्ट होके कहां तक जाते हैं? 103, अच्छा पल्ले बनने पे, ठीक है, ये 90 से 103 तक के होते हैं। 90 से 103 वाले एलिमेंटों को अपन लोग सबसे पहले एक्टिनॉइड कहते हैं। और ये किसके बाद आते हैं? इनके नाम सुनो, ये आते हैं एक्टिनियम के बाद। एक्टिनियम के बाद, एक्टिनियम का नंबर होता है 89। अच्छा, एक्टिनियम के बाद आते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया? एक्टिनॉइड्स। वो लेंथेनम के बाद आते हैं, उनको क्या बोला गया है? लेंथेनॉइड्स। 90 से लेके 103 तक के एलिमेंट है। 90 पे जो एलिमेंट आता है उसका नाम है थोरियम, थोरियम। और जो 103 पे उसका नाम है लॉरेंस, लॉरेंसियम, लॉरेंसियम। तुमने लॉरेंस सुन के तो याद किया,
उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और भी याद करवा देता हूँ। इसमें लॉरेंस सुन के एक नाम याद आया, बेसिकली ये वाला नाम याद करवाता हूँ, ध्यान से देखना। थोरियम ठीक है, छोड़ो ये सब छोड़ो। नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, अच्छा मैंने यहाँ पढ़ा कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, ये सब इन्हीं एलिमेंटों के नाम है, जो कि तुम्हें कहना कि कोई ना कोई वेव दे रहे हैं दिमाग के अंदर कि यार ये तो उसके नाम पे पढ़ा है, उसी के नाम पे पढ़ा जो तुम सोच रहे हो वाकई में। एग्जैक्टली जो तुम्हारे मन में इन नामों को सुन के आए, दरअसल वही कहानी है। मोस्ट इंपोर्टेंट कि एक्टिनॉइड के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 90 से लेके 103 तक। लेकिन जैसे कि मैं तुम्हें साफ साफ मना किया कि लेंथेनम लेंथेनॉइड सीरीज का हिस्सा नहीं है, वो 58 से 71 ही काउंट होते हैं। यहाँ ऐसा टोटली नहीं है, यहाँ मामला 50-50 है कायदा। और बिल्कुल कायदे वाली बात ये कि इसके इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं आते हैं, कोई एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। इन सबके इलेक्ट्रॉन एफ में आते हैं, तो सारे सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट माने जाते हैं। कायदे से यही है सारे के सारे एक्टिनॉइड्स। लेकिन अगर कोई तुमसे यहाँ पे जोर देने लग जाए, जबरदस्ती लड़ने लग जाए कि नहीं एक्टिनियम होता क्यों नहीं होता, हाँ भाई तू सही कह रहा है, एक्टिनियम होता है, यहाँ मान लेना कुछ परसेंटेज में, लेकिन पहली प्रायोरिटी मत मानना। सबसे मेन एक्टिनॉइड कहां से स्टार्ट हो कहां पे खत्म होते हैं, 90 से लेके 103, सबसे पहला बेसिक जवाब। फिर जब कोई फोर्सफुली पूछे कि साहब एक्टिनियम उसमें आता है कि नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसमें एफ में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं आते, एफ ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं है, वो एक्टिनॉइड कहां से हो गया। उसके बाद वाले जो होते हैं वो सारे एक्टिनॉइड है, एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, सीधी सीधी बात खत्म। वाकई में नहीं है, वो तुमसे 2-3 दिन बहस कर ले उसका, हाँ होता है यार, थोड़ा बहुत मान लेते हैं कभी कभार, लेकिन पहली प्रायोरिटी नहीं है मतलब नहीं है। और ऐसे जवाबों को तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा, ऐसी बातें तुमसे करी नहीं जाएंगी जिनके जवाब पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि बहुत कम पूछा जाने वाला सवाल, हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल, आज तक फिक्स ही नहीं हुआ। वो पीरियडिक टेबल में कुछ स्पेशल तरीके से रखा गया है, अगर तुमने कभी गौर किया हो तो ये तो आज गौर कर लेना, देखना तुम एक चीज गौर करके देखो, ये जितने भी स्काई ब्लू कलर में है, आसमानी से रंग में, सभी कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जितने भी ग्रीन है, मतलब जैसा ही बोलो लाइट ग्रीन जो भी, कौन से लेंथेनॉइड, नीचे रेड है वो कौन से हैं, एक्टिनॉइड्स। और यहां पर भी ग्रीन बटन दबा हुआ है लेकिन लेंथेनम है, ये ग्रीन बटन दबा हुआ है लेकिन लेंथेनम है और डी ब्लॉक में रखा है, रखा तो ऊपर ही है मतलब डी ब्लॉक में है, लेकिन ग्रीन बटन दबा हुआ है उसके ऊपर, लेकिन है डी ब्लॉक। इसका मतलब कि कभी कभी उसको लेंथेनॉइड को भी लेंथेनॉइड सीरीज में गिन लिया जाता है। ये रखा तो डी ब्लॉक में ही है, पर बटन कौन सा दबा हुआ है इसके ऊपर, लाल रंग का, मतलब है तो डी ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन एक्टिनाइड सीरीज का पार्ट कभी कभी मान लिया जाता है। अगर तुम इस पीरियड टेबल को ध्यान से देखते हो तो इसमें एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे लेंथेनम लिखा हुआ है 57 पे, यहाँ पे एक्टिन लिखा हुआ है। इस बात का टोटली मतलब ये है कि लेंथेनम और एक्टिनॉइड पहली प्रायोरिटी में तो लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज के पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी माने जाते हैं। और ऐसे दोगली बातों के पीछे तुम्हें नहीं बसना है। तुम्हारे पास आर बार जवाब क्या होंगे, सवाल होगा कि लेंथेनॉइड सीरीज कहां से स्टार्ट हो कहां खत्म होती है, 58 से 71 और 90 से 103, बस इसी को ध्यान रखें। और बातें सुने कुछ, मैं इसमें कुछ कमियां दिखाऊंगा अभी। इसने भी पिंक है, वो सभी मेटल्स हैं। इसने भी डार्क येलो में, फिर लाइट येलो में है, ये इनर्ट है, ये गैसेस है हाई एक्टिव वाली, वो कुछ। ये जो ब्लू में है ये नॉन मेटल है, ये वाले मेटलॉइड्स हैं, ऐसा कुछ चक्कर है। लेकिन एक बात समझा दो तुम मुझे, ये जो पिंक है उसके ऊपर ये ब्लू क्यों बना दिया, ब्लू तो ये वाला है। तो बात ये कि हाइड्रोजन आज तक सेट नहीं हुआ कि मेटल है कि नॉन मेटल है, इसीलिए उसको मेटल में रखा, क्योंकि 99% वो मेटल तो बिहेव कर जाता है, इलेक्ट्रॉन देता ही देता है, मेटल में रखा। और कलर कैसा दे दिया उसका, ब्लू। दोनों बातों को महत्व दिया, मतलब कि मेटल में है और नॉन मेटल का कलर चढ़ा दिया उसके ऊपर समझाने के लिए। तो कहना कि इसमें बहुत सारी कमियां तो है ही ऑब्वियसली, इसीलिए तुम्हें इस चक्कर में फंसना नहीं है। तुम्हारी पहली प्रायोरिटी के जवाब 58 से 71 और 90 से 103 होने चाहिए पहले जवाब, और कुछ नहीं। खैर बात सुनेंगे ध्यान से कि एक्टिनॉइड कहां से स्टार्ट हो कहां पे खत्म हो जाते हैं।
90 से 103। उसके बाद में मतलब ये पहला पॉइंट लगाया अपन लोगों ने कि कहां से स्टार्ट हो कहां पे खत्म होंगे, पहले तो ये ध्यान रखें। उसके बाद में दूसरा पॉइंट सुने। दूसरा पॉइंट है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बताने से पहले तो मुझे पिछले वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख के बताओ जनरल क्या लिखा हुआ है। कुछ ऐसे लिखा है NS2 N-1 D है, 1 से 2 0 से 2 और N-2 F होगा। देख के बताना क्या लिखा है 1 से लेकर 14 या 0 से 1 है कि 0 से 1। ठीक है, अच्छा इसको सेट करता हूं। मैं ये बात कर लेंथ नम की है ना, लेंथ नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, लेंथ नोट्स की बात कर रहा हूं। अच्छा ये वाले कौन से थे 6S2, फिर ये वाला कौन सा है 5D 0 से 1 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कौन से 4F 1 से 14 की लेंथ नम है। सेम टू सेम यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका हो जाएगा एट नोड का, बस एक एक स्टेप सब में बढ़ेगा। और वो स्टेप क्या बढ़ेगा 4F की जगह पे 5F, 5D की जगह पे 6D और 6S की जगह पे 7S। तो सबका मतलब इसका भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका भी यही होता है कि N-2 F 1 से लेके 14 तक, ये वाला N-1 D की वैल्यू 0 से 1 और ये वाला NS2। लेकिन तुम्हें इस बात को एग्जांपल पे पक्का ध्यान रखना कि दोनों में डिफरेंस दिखना चाहिए। दोनों में बहुत बेसिक सा और बेहतरीन सा सिंपल सा डिफरेंस है। ये वाले 5F 1 से 14 कुछ भी हो सकता है। ये वाले 4D नहीं 4 का होंगे 6D 0 से 1 और ये वाले 7S2। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये कि इनका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से में आता है 5F में। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग एक नाम और देंगे, ये 5 सीरीज के और इलेक्ट्रॉन से एटम्स हैं 5F सीरीज के हैं, 5F सीरीज में आते हैं। अच्छा लेंथ नोड कौन सी F सीरीज में आते हैं 4F सीरीज में। एक नोड्स कौन सी F सीरीज में आते हैं 5F सीरीज के अंदर आते हैं। अच्छा इनके अंदर कुछ और भी नाम है। क्या तुम लोगों ने लेंथ नोड में एक बात लिखी थी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसमें लिखी है ना लेंथ नोड में। इसके अंदर भी एक पॉइंट लिखोगे, चलो एंड में लिखेंगे। पर बेसिक सी बात ये कि पहले इस कहानी को जाने कि एक्टिनोड नाम पड़ा है एक्टिनियम के आने के बाद। कहां से कहां होते हैं 90 से 103। थोरियम भी गिन ही लिया है हम लोगों ने, लेकिन अगर हम बहुत जूम करके जब कभी कभी देखते हैं ना तो एक बात दिखाई देगी तुम्हें, अगर तुम ध्यान से देखोगे तब थोरियम के अंदर भी F नहीं है, इसमें थोरियम में भी F नहीं है। इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर कोई हल्का सा भी बोले कि एक्टिनियम गिनना है तो गिन लेना, क्योंकि तुम थोरियम को गिन रहे हो बिना F के तो एक्टिनियम भी गिना जाता है। और पहली प्रायोरिटी का जवाब 90 से 103 है। अच्छा वहां पे मत आ जाना है उस चक्कर में, वहां फंसना ही मत। एक सेकंड, एक्टिनियम हमारे पास वो होना तो चाहिए था। यहां पे देखना, यहां पे एक चीज ध्यान से देखें, इसके अंदर तुम्हें बहुत सिंपल बात समझ में आएगी कि इसमें सीरियम में ये 4F है, इसलिए इसको तो लेना ही लेना है, हर हाल में लेना है। लेकिन यहाँ पे F नहीं है, इसलिए इसकी मनाई जल्दी हो जाती है। मतलब इसमें तुम 90% मेहनत करवाएगा जब तो तुमसे तब मानोगे, और वहां को तुमसे एक बार को हल्के में बोल दे कि एक्टिनियम गिनो, चुपचाप गिन लेना, वो बोल दिया जाएगा। हालांकि ऐसे प्रश्न जो तुम्हें परेशान करेंगे वो तुम दिए नहीं जाते, तो खुद ही फिक्स नहीं है, आज तक केमिस्ट्री फिक्स नहीं कर पाई हो ना, तुम क्या करोगे इस वजह से। पहले तो इस बात को सेट करें, थोरियम को भी गिना है पर F तो उसके अंदर भी नहीं है, इसीलिए एक्टिनियम को गिना जाता है, F तो दोनों में नहीं है। लेकिन लेंथ नोड में चक्कर था, लेंथ नोड में नहीं था लेकिन अगले वाले में तो है ना। एक बार एक वापस से गिनती लगाओ, 90 से 103 काउंट करना, कितने लोग टोटल, एक बार 90 से 103 गिने कितने हुए 14 हुए। एक बार दोबारा से गिनना 58 से 71 गिनना, 58 से 71, 58 से 71 दोनों एक बार, 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71, वो भी कितने होते हैं, एकदम सही है।
दोनों के दोनों एकदम करेक्ट है, इसीलिए पहली प्रायोरिटी का जवाब मैंने तुम्हारे सामने सेट किया है 58 से 71 और 90 से 103 एकदम सेट किया है। दोनों में 14 एलिमेंट है, एक बार में 7, फिर अगली सीरीज में भी 7 आते हैं, मतलब कि ठीक है एकदम 14 वाला आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखना। खैर आगे सुनो, वॉल्यूम से लॉरेंसियम इतना ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ एलिमेंटों के बारे में बोला गया, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करने की नीड क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत एक्सेप्शन है, कुछ भी कभी भी कहीं भी एंट्री हो जाता है, कोई नियम कानून ही नहीं फॉलो होते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए इनके बारे में कोई ऐसी विशेष कहानी को जन्म नहीं देना, बस हल्का फुल्का नंबर कहां से कहां है, इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन के अकॉर्डिंग 5F सीरीज में पाए जाते हैं, तो कुछ खास नहीं। अगली बात सुनना इसके अंदर, और इस जगह तुम्हारा ये खेल खत्म, कितने से क्वेश्चन में, तो एक एक करके सारी बातें समझ लें। सबसे पहली बात तो यही कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन, उसको मैं तुम्हें अब नहीं करवाने वाला, वो सिंपली तुम लोगों ने देखा था सभी। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि तुम्हें इसके साइज के बारे में पता होना चाहिए। लेंथ नोड्स का साइज लगातार इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करता है? लेंथ नोड लगातार छोटे होते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियस का चार्ज लगातार बढ़ेगा। एक्टिनोड का साइज भी लगातार छोटा होगा क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। लेंथ नोड के साइज के घटने के फिनोमेना को एक वर्ड दिया गया था, लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर भी अगर एक्टिनोड का साइज घटेगा तो उसको क्या वर्ड देंगे? एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें भी सेम टू सेम सेट करें कि साइज डिक्रीजेस continuously due to effective nuclear charge, continuously due to effective nuclear charge and poor shielding effect, effective nuclear charge and poor shielding effect, मतलब लगातार चार्ज बढ़ेगा तो कुल मिला के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, और इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट है जो रिपल्शन करके साइज को बढ़ाता है वो भी कमजोर होता है, इसीलिए साइज लगातार ही डिक्रीज करेगा। और इस साइज के डिक्रीज होने वाले सिस्टम को अपन लोगों ने लेंथ नोड में बोला था, लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन, और यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगली काम की चीज, पॉइंट नंबर तीसरा, जरा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। लेंथ नोड की कितनी थी जनरल? लेंथ नोड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी जनरल? बता, जनरल क्या थी, लिखी थी, बोलो। +3 होती है, इसकी भी +3 होती है। ठीक है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली होती है +3। ठीक है, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, आखिर ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, किस तरह पाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं ये, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। रेडियोएक्टिव समझते हो? जिससे बम बनते हैं या फिर ऐसा को जिनसे लगातार रेडिएशन निकलती है, जिसको तुम लोग उस कमरे में बहुत लंबे समय तक रख नहीं सकते, तुम बीमार पड़ जाओगे, वाकई में बीमार पड़ जाओगे, बुखार आ जाएगा, बॉडी पीली हो जाएगी, आंख वाँख खराब हो सकती है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट लगातार रेडिएशन निकालते रहते अपने अंदर से, सारे रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। लेकिन ये बहुत सिंपल सी बात है, कलर बहुत अच्छा लिखा है इसमें, सिल्वरी अपीयरेंस, बिल्कुल सेम टू सेम, और अलग अलग रेडियस है वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले कलर लिखेंगे, इसका कलर सिल्वरी अपीयरेंस है, सिल्वरी अपीयरेंस, सिल्वरी अपीयरेंस। और इसके अंदर जो अगला पॉइंट है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं और बेकार नहीं होते हैं, हाईली रेडियोएक्टिव है। और रेडियोएक्टिव का मतलब बहुत सिंपल सा ये होता है जिनमें से लगातार रेडिएशन निकलती है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, लगातार रेडिएशन निकलेंगी, इसके कांटेक्ट में आने वाली बॉडी में रेडिएशन जाके उसको बीमार, परेशान, डीएनए म्यूटेशन जाने क्या क्या कर सकती है, खराब कर देंगे उसको, और इससे एक्टिनोड फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब बात देखिए, अगर तुम्हें ऐसा लगे इसमें कुछ छोटा लगता है, ऐसा नहीं, मतलब इसमें नहीं, सच में ही छोटा है ये। इसमें एक छोटी सी बात और पढ़ लेना, नहीं बता देता हूँ, तो लेकिन इसलिए बता रहा हूँ, इसके जो बाद वाले मेंबर है ना, उनको ओनली नैनोग्राम क्वांटिटीज बना सकते हैं, जैसे किलो खंड में प्रोड्यूस नहीं कर सकते, किलो में
ग्राम नैनोग्राम में बना सकते हैं, और इसीलिए इनकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है कि एक्सपेरिमेंट करें भी तो किस पे करें। 10 साल लगा के 10 ग्राम बनाया और एक एक्सपेरिमेंट में सब गवा दिया, इनकी स्टडी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ज्यादा रूटेड बन रहेंगे कुल मिला के। और ये तुम्हारे इस पूरे चैप्टर का फेज 1 खत्म होता है टोटली। एक पॉइंट ये कि इसको ध्यान रखेंगे कि ये मेंडेलियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम, फर्मियम, हाँ ये लॉरेंसियम नाम लॉरेंस के ऊपर नहीं पड़ा, बाकी सारे नाम एकदम एग्जैक्ट पढ़े, क्योंकि ये टेबल जाने कितने जीवन वर्ष पहले बन चुकी है। ठीक है, खैर अब दूसरे पॉइंट पर चले। इस चैप्टर के फेज 1 को लॉक कर ले। चैप्टर का मैप सुनेंगे आप। फेज 1 सुने। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, बुक रीडिंग और कुछ रिमेनिंग परसेंटेज जो बची है वो सेट करनी है। रिमेनिंग परसेंटेज बहुत सॉलिड बची हुई है ना, उसको ध्यान से देखना। मुझे एक बार लेटर करना चाहिए। सब लोग अपनी बुक निकाल लें। माध्यमिक, अंग्रेजी माध्यमिक, घुमाओ कभी होगा। मैं तुम्हें क्यों फिक्स क्या बता दूं उन आंसरों पे। ठीक है, अब चीजें बिल्कुल टूटी टाटी जाएंगी, देखना। मैंने वो फिक्स क्यों कर दिया कि 58 से 71 और 90 से 103 यहाँ पढ़े। 4F कहाँ से कहाँ है? CE से यूटेटियम, एनसीईआरटी पहली प्रायोरिटी है। 5F कहाँ से कहाँ? गॉलियम से, गॉलियम से, इसीलिए मैंने एक्टिनियम और उनको हटा ही दिया। पहली प्रायोरिटी क्यों सेट की है? एनसीईआरटी सेट की है। तुम्हारे जवाब इसी से माने जाएंगे, किसी और बुक को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, चाहे कितनी भी कठिन एडवांस हो, प्रायोरिटी इसी की है। आंसर इसमें गलत भी है तो भी माना जाएगा वो। ठीक है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं। अच्छा, ये लाइनें दिखती कैसे हो तो बता दूं। ये कुछ नहीं है, ये बहुत लंबी स्टडी, किसी भी किताब को बार बार पढ़ने वाली स्टडी है। लाइन तुम बीच में से उठवा लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से। खैर सुनो ध्यान से। और इनमें ऐसा कुछ भी खास नहीं था, बता दिए इनके नंबर में। ये वो वाली मतलब तुम पे टोटल कितनी ब्लॉक है? डी में 4 है ना, डी में 4 ब्लॉक है। ये तुम्हारा पहला ब्लॉक था डी वाला, स्केलिब्रेटर वाला। उसके बाद में अगला यादी ज़्यादा निभाना, फिर ये वाला लाफ्ता, इसके याद करने की नीड देंगे, कोई बात नहीं। आगे सुनो। हाँ भाई, यहाँ आएंगे सभी लोग। ये वाला ग्राफ सभी को ड्रॉ करना है और उसके साथ साथ कुछ ध्यान से बातें समझनी भी। ठीक है, ध्यान से बातें समझ। पहली बात, ये ग्राफ बना हुआ मेल्टिंग पॉइंट और एटॉमिक नंबर्स के बीच में। अपने पास में जो 3 सीरीज थी जो मैंने पीछे निकाल दी, मतलब पहली स्कैंडिनेवियन वाली, उसके बाद में वो वाली यादी ज़्यादा निभाना वाली, उसके बाद में वो ला हफ्ता, इस तरह से 3 सीरीज है। तीनों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल सा ट्रेंड देखोगे अब तुम लोग। पहले तो ये देखें, ये याद करें, जाके अपने पन्नों पे पलट के जाके चेक करो जब तुमने स्टार्ट किया था चैप्टर। तब मेल्टिंग पॉइंट पे बहुत अच्छी बात जाननी थी, जिसकी बॉन्ड बनाने की एबिलिटी ज्यादा होती है उसके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जिसकी बॉन्डिंग कम है उसके मेल्टिंग में बॉइलिंग पॉइंट भी कम होंगे। जिस पे इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं उस पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ध्यान से सुनो, सीआर का नंबर कितना होता है? 24, यानी कि 4s1 और 3d5 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल? 4s1 और 3d5 कितने टोटल? 6। लेकिन 25 वाले का नंबर कितना है? 4s2 3d5 कितने अनपेयर्ड है? 5।
मतलब कुल मिला के बात की कि लगातार अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। अगर मैं तुम्हें याद दिलाता हूं तो, जैसे कि स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, उसके बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसके पास में एक था, दो, तीन, वैलेंसी वाली अनपेड इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, ऐसे लिख पा लो बने 4s2 3d 1, इसका वाला 4s2 3d 2, जबकि इसके वाले में 4s2 3d 3, इसमें 4s2 4s1 3d 5, इस वाले में 4s2 3d 5, इसमें 4s2 3d 6, इस वाले में 4s2 3d 7, इसमें 4s2 3d 8, इस वाले में 4s2 3d 9, और इस वाले में 4s2 3d 10। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है? 1, यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं? 2, यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं? 3, यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हैं? 6, एक एस में और 5 डी में 6 अनपेयर्ड है। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड है? 5, यहाँ पे अनपेयर्ड कितने बचे हैं? 4, यहाँ कितने बचे? 7 बचे, कितने खाली हैं? 3 और है, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 0। कुल मिला के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं फिर दोबारा से घटते हैं। तो जहां पे एम्पेयर कम होंगे वहां पे मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, जहां पे एम्पेयर ज्यादा है वहां पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखो इसका कम है, रैंडम का थोड़ा सा बढ़ गया, क्लोरीन का और बढ़ गया, लेकिन क्यों घट गया? एमएन का एक्सेप्शन है। एमएन का मेल्टिंग पॉइंट एकदम से डिक्रीज करेगा 5 अनपेयर्ड होने के बावजूद, बॉन्डिंग होने के बावजूद भी। और दोबारा से सभी लोगों का मतलब एफई का ज्यादा है, यहां से नहीं यहां तक लगभग ग्राफ कैसा है? कांस्टेंट है। इन सभी का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड लगभग कांस्टेंट रहता है। और कॉपर जिंक का लगातार फिर से डिक्रीज करेगा क्योंकि कम हो गए, बॉन्डिंग ही नहीं है। कुल मिला के बहुत सिंपल सवाल, इन सब में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सीआर का। सबसे हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सीआर का है। और सीआर की बात में एक्सेप्शनली मतलब अच्छी खासी बॉन्डिंग एबिलिटी होने के बावजूद भी, 7 अनबॉन्डिंग पेयर्स होने के बावजूद भी, 7 होती है वैलेंसी एमएन की, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका बाकी के लोगों से कम ही है। हाँ, कॉपर जिंक से थोड़ा सा ज्यादा होता है बस। मतलब एमएन, कॉपर और जिंक में लोएस्ट कौन है? जिंक। उससे ऊपर कौन है? कॉपर। उससे ऊपर कौन है? एमएन। उससे ऊपर बाकी सब है, और सबसे ऊपर कौन है? सीआर। तो इस चीज को ऐसे ध्यान रखना होता है, सबसे ऊपर सब सीआर है, सबसे नीचे जिंक है, उसके ऊपर कॉपर है, उसके नीचे एमएन है, और बीच आने को कोई नहीं पूछता, टॉप और बॉटम। बस यहाँ चलना चाहिए। ग्राफ को ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा कि सेम टू सेम यही ट्रेंड फॉलो होता है। ऊपर भी लगातार बढ़ेगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर नीचे आएगा, लेकिन ये वाला ट्रेंड आगे फॉलो नहीं होता है। जो 30 सीरीज है उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू पता कैसे कहते हैं? टंगस्टन। टंगस्टन में यहाँ पे जो आदमी डिप कर रहे थे वहां पे वो डिप नहीं करता है, टंगस्टन ऊपर ही है। इसके बाद बहुत सिंपल है, ऊपर ही जाएगा और नीचे ही गिरेगा। दूसरी में और पहली सी में गड़बड़ है, ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाके नीचे गिरेगा। इस वाली में ऊपर जाएगा नीचे गिरेगा और फिर ऊपर जाके नीचे गिरेगा। यहाँ पे ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा। इस पूरी खाली को हटा देता हूँ पहले एक बार, इस चीज को ध्यान से पूरा हटेगा। क्या गड़बड़ है?
अब ध्यान से दोबारा देखें, ट्रेंड देखें पहले, ये देखो। इसमें बहुत सिंपल बात ये कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का सिस्टम समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम किसका है? पहली चीज देखो, पहली बस सीआर का। और एक्सेप्शन कौन है, क्यों है? बॉन्डिंग एबिलिटी अच्छी है साहब, वैलेंसी काफी अच्छी का शो करता है, सब कुछ बढ़िया। उसके बाद भी एक्सेप्शन ही एमएन का डाउन है। लोएस्ट किसका है? लोएस्ट जिंक। उससे ऊपर कौन है? कॉपर। उससे ऊपर कौन है? एमएन। सबसे ऊपर कौन है? सीआर। सबसे ऊपर सीआर है ना। इस सीरीज को ध्यान से देखिए। और अगर तुम इसी बात को वापस से सेट करोगे तो तुम्हें ये भी दिखेगा कि उनमें भी सेम पैटर्न है, लेकिन ये पैटर्न यहाँ पे गड़बड़ है कि इस चीजों इन चीजों को ध्यान रखें। टंगस्टन का हाईएस्ट है, एमएन का और सीआर का चक्कर है, वो ध्यान रखें। इनका लगभग कांस्टेंट होता है, वो तुमसे नहीं पूछ जाते हैं। पहले इसको किताब में ध्यान रखना है, मतलब किताब में तुम्हें ग्राफ मिलेगा, तुम ऐसा नहीं कि इसके तुम अलग से नोट्स बना के पढ़ रहे होगे। किताबें ही इसमें सबसे बेहतरीन नोट्स है, सबसे बेहतरीन कुछ नहीं है। इस पूरे चैप्टर में बुक से बेहतरीन कुछ नहीं है। बुक में इतनी डिटेलिंग दी गई है, उतनी तुम किसी भी नोट्स में से नहीं ले सकते। हाँ, नोट्स में एक्सपीरियंस चीजें लिखी हुई हैं जो आती हैं, बस तो सब लिखा हुआ है, जो कभी आए ना आए सब में कोई दिक्कत नहीं है। खैर, एक पॉइंट और है, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, द एनवेलस वैल्यूज ऑफ एमएन एंड टीसी एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। मतलब इसमें एक्सेप्ट जो लगा दिया गया है वो किसी के लिए लगाया गया और किसी के लिए नहीं। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल टोटली ध्यान रखना। आगे बढ़ जाते हैं तो फायदा नहीं है, अब तो दिखाई देता है, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट तो मैंने इसी समझ में आनी चाहिए। दैट्स इट। आगे सुनिए, इसी के बाद में एक और आएगी अब एटमाइजेशन एंथैल्पी। जैसे कि ऊपर था सिम टू सिम, इसमें भी है। पहली बात तो ये चेक करके आओ कि व्हाट इज एटमाइजेशन, वो क्या चीज थी, मतलब पता लगा के आओ। जाओ चेक करें जो पढ़ाया था उसमें से एटमाइजेशन क्या चीज है, पहले वो देखो, उसके बाद इस बात पे आएंगे। The amount of heat required to change the state of any metal or breaking the bond between them is called enthalpy of atomization। देखो देखो पहले की स्टार्टिंग में लिखा हुआ, बिल्कुल स्टार्टिंग में, जहाँ पे चैप्टर शुरू करा उन्हीं के दूसरे पन्ने पे लिखा होगा एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसके ट्रेंड टोटली सिमिलर किसके तरह से है? बॉइलिंग पॉइंट की तरह, टोटली वही सिमिलरिटी है। मैं बताता हूं क्या चीज है। किसी भी मेटल के बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए जितनी अमाउंट की हीट चाहिए जिससे कि वो अपनी स्टेट बदल सके, किससे कितना, सॉलिड से गैस में, लिक्विड में कन्वर्ट करे, तो जो हीट देनी है उसी एंथैल्पी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो कुल मिला के बॉइलिंग पॉइंट की बात चल रही है। अगर तुम थोड़ी मोटी मोटे तौर पे अपनी थोड़ी सी बड़ी बुद्धि सोचोगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज है? किसी को पिघलाना। और एटमाइजेशन भी लगभग वही बात होती है, स्टेट को बदलने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, जिसको पिघलाने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी हाई होगा। एटमाइजेशन यानी एटम्स को अलग करना, तो जिसको बॉयल करने में हीट ज्यादा लगती है उसके एटम्स को अलग करने में भी हीट ज्यादा लगेगी। सेम टू सेम ग्राफ है, देखिए इस तरह से। ये वाला पॉइंट कौन सा है? कौन ये आदमी? सीआर है। ये कौन सा है? एमएन है। ये वाला सेम टू सेम। ये वाला कौन है? टीसी है। सबसे टॉप पे कौन है? डब्ल्यू यानी कि टंगस्टन है। सेम टू सेम वही ग्राफ है। कुल मिला के समझो कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है किसी भी धातु को पिघला के उसकी स्टेट बदलना, वैसे लगभग ये भी सेम टू सेम होता है। इसमें ओनली बॉइलिंग पॉइंट वाली कहानियां नहीं चलती हैं, कुछ गैसियस स्टेट वगैरह एटम्स के अंदर और भी पॉइंट है, लेकिन टोटली सिमिलर है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ ज्यादा मेन है एज कंपेयर टू उसके। और मोस्ट इंपोर्टेंट की बॉइलिंग पॉइंट वाला ग्राफ और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ग्राफ दोनों सेम है। बहुत बेसिक सवाल की इस वाली सीरीज में, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी होती है? सीआर की। इसमें एक्सेप्शन कौन है? एमएन। सेम टू सेम जैसे कि अपने बॉइलिंग पॉइंट वाले खेल में था, कुछ नहीं। आगे चलेंगे, एक आगे टेबल तुम्हारे पास में, तो उससे पहले ये साइज वाली कहानी है। एटॉमिक रेडियस ऑफ सच एलिमेंट, बता रेडियस नहीं। वैसे इस कहानी के बारे में क्या कहना है कि ग्राफ तुम्हें क्या शो कर रहा है? ये पहली बार 3 सीरीज है, कौन सी है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ये जो पिंक लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? स्कैंडियम, प्लैटिनम, वैनेडियम। ये वाली ऑरेंज और ये वाली ब्लू, स्काई ब्लू, वाटर, व्हाटएवर। काम की बात है। ग्राफ नीचे को जाता हो तो मैं क्या शो करता है? इस साइज लगातार
डिक्रीज करेगा, और एकदम से एंड में जाके वो साइज हल्का सा, मतलब यहाँ पे हल्का सा क्यों बढ़ गया और यहाँ हल्का सा क्यों बढ़ गया, कौन से इफेक्ट के रीजन से साइज घटता है और किससे बढ़ता है। वो बढ़ साइज घटने का रीजन कौन है, न्यूक्लियर चार्ज, और बढ़ने का रीजन कौन है, शील्डिंग इफेक्ट। तो लगातार न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो साइज घटता चला गया कॉन्स्टेंटली, और हल्का सा शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ा, बाद में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए नहीं चले, और ज्यादा हो गए नहीं चले, तो थोड़ा साइज भी इंक्रीज कर गया। जरा एटॉमिक साइज वाले पोर्शन को जाके देखो जो कॉपी में लिखवाया तुम लोगों को, कि तुमने गोले बनाए थे, शायद ऐसे ही बनाए हैं, साइज लगातार घटेगा और एकदम से जिंक का बढ़ेगा, यहाँ पर भी लगातार साइज डिक्रीज करेगा। ये वो जगह है जहाँ पे साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट साइज है, यहाँ पे साइज हल्का सा इंक्रीज है, यहाँ पे भी अच्छा खासा इंक्रीज है। हेलो हेलो, जी 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 आ रही है, हाँ जी। सही समय तो नहीं है फिलहाल बात करने का, आप मुझसे 11 बजे कॉल करिएगा। कुछ नहीं जान सकते, सही समय भी देंगे। हाँ भाई, इसमें भी ध्यान से देखें, सेम टू सेम ट्रेंड है, लगातार साइज डिक्रीज करेगा और बाद में थोड़ा सा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गई, साइज हल्का सा, बहुत हल्का से पॉइंट में इंक्रीज कर जाता है, लगातार साइज डिक्रीज करेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड, इन सभी में सबसे बड़ा साइज इस वाली सीरीज में, इस वाली सीरीज में, इस वाली सीरीज में सबसे बड़ा साइज किसका है, पहले वाले आदमी का। किसका, पहले में किसका है, स्कैंडियम का सबसे बड़ा साइज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि 3D सीरीज के साइज में और 4D और 5D की साइज में जो गैप मार्जिन है वो देखें। मतलब ये है कि अगर यहाँ पे तुम गौर करोगे तो 4D और 5D सीरीज का साइज ऑलमोस्ट 19-20 होता है, एक का 19 है तो एक का 20 है, लेकिन यहाँ पे जो साइज का डिफरेंस है वो कोई 15-20 के आसपास का, मतलब बड़ा अंतर दोनों के बीच में। मतलब कि 3D और 4D 5D में 4D 5D ज्यादा क्लोज बैठते हैं दूसरे के सिमिलर होने में, पर 3D सबसे दूर हो जाता है। पहली बात ये बताओ कि साइज किस रीजन से डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज से। कौन से रीजन से इंक्रीज करेगा, शील्डिंग इफेक्ट से। तो लगातार साइज डिक्रीज करा और बीच में आके हल्का फुल्का कलर दिखाई दिया। तुम्हें दो एलिमेंट पता कौन से हैं, वैसे लिखे नीचे उसमें, ये कॉपर है थोड़ा साइज बड़ा, ये जिंक है और बड़ा। जिंक का इन बाकी के लोगों से तो साइज बड़ा ही है, लेकिन सबसे बड़ा किसका है, स्कैंडियम का। यहाँ सबसे बड़ा, यहाँ सबसे बड़ा साइज। तो ये साइज वाली टेबल तुम ग्राफ दिखना चाहिए कि साइज लगातार डिक्रीज और एक पॉइंट हल्का सा अब चला जाता है। रीजन दो होते हैं साइज के, चार्ज और इफेक्ट। खैर आगे सुने। ये है बेहतरीन टेबल, उसी उन्हीं पन्नों पे लौट कर जाओ। उन्हीं पन्नों में एक जगह लिखी हुई है आयनाइजेशन एनर्जी, पहले वाले पन्नों में आयनाइजेशन एनर्जी। तुम लोग डी लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड I1 E1 ज्यादा होना कम होना, वो सब कुछ, वो सारे चक्कर। एक सवाल का जवाब देंगे। पहली बात, ये जो तुमने जो भी पढ़ा ना अब तक, जो भी पढ़ा वो सब यहाँ पे है। मतलब आदमी को पूरा का पूरा जो पिछला गया उसकी रीडिंग करने की नीड नहीं है। अगर कोई आदमी इस फुल टेबल को पढ़ लेता है तो, जैसे कि इनके नंबर लिखे हुए हैं, ठीक, इनकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट यानी जहां पर उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन दिए ना हो, कोई इलेक्ट्रॉन लिए ना हो, तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन तुम सबको आता ही है। 3d5 4s1 9 10 नहीं है इसके अंदर वैसा कुछ चक्कर। +1 होने पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, +2 होने पे क्या होगा, +3 होने पे क्या होगा, वो सारी बातें। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट तुम यहाँ से देखना, यहाँ पे एंथैल्पी यानी एनर्जी इसकी कम है, इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसकी थोड़ी सी और ज्यादा है। इन दो की एनर्जी डिप कर रही है हल्का हल्का सा। पता सबसे सबसे कम वाला कौन सा आदमी है, एम। लेकिन अभी जैसे हमने एक चीज देखी थी कि बॉइलिंग पॉइंट में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका था,
सीआर का। लेकिन एंथैल्पी और एटमाइजेशन का ट्रेंड जो कि मैं तुमसे कहा कि बिल्कुल सिमिलर होता है, डिट्टो सिमिलर होता है, उसमें भी गड़बड़ है। सीआर की एंथैल्पी और एटमाइजेशन अगर तुम पूरे में कंपेयर करोगे तो लोएस्ट, इसकी तो कहानी खत्म है, इसको बदल दो। ये देखें, ये बॉइलिंग पॉइंट में भी एक छोटा सा एक्सेप्शन निकल के आता है कि पूरी पूरी टेबल एटमाइजेशन वाली इससे मैच करती है, लेकिन यहां पर ये सीआर में डिप है। बॉइलिंग पॉइंट आईएस किसका है? सीआर का। तो एंथैल्पी और एटमाइजेशन जैसा मैं तुमसे कहा था कि बिल्कुल सेम होती है, तो आईएस किसकी होनी चाहिए थी? सीआर। सीआर की आईएस नहीं है। जो एंथैल्पी और एटमाइजेशन हाईएस्ट है वो हाईएस्ट किसकी है? वेनेडियम की। इस बात को ध्यान रखना है कि वेनेडियम की हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है, हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटमाइजेशन, हाईएस्ट एंथैल्पी एटमाइजेशन। सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सीआर का। और सबसे लोएस्ट कौन है स्केल में? जिंक। सबसे लोएस्ट जिंक है। उससे ऊपर कौन है? जिंक से ऊपर ढूंढो कौन सा है? एमएन। उससे ऊपर कौन है? 339 यानी कि कॉपर। और उससे ऊपर कौन है? अब जाके सीआर है। मतलब टोटली सिमिलर है पर थोड़े बहुत डिफरेंस है, तो मैं उसमें देखने चाहिए क्या चल रही है। ठीक है, तो पहले इस चीज को हल्का सा कि हाँ सीआर में वेनेडियम फर्स्ट देखेंगे। हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसकी है? वेनेडियम की। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सीआर का। कैपिटल इन जगहों फंसाता है। वो छोटे छोटे बारीक पॉइंट है जो रखने पड़ेंगे, ध्यान से देख के कॉपी में से याद करने पड़ेंगे। इस चीज को बढ़िया तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस ध्यान हो जाएगा हल्का फुल्का, कम से कम तुम लोग इन चीजों को वैसे नहीं देख रहे हो, एक पॉइंट पे आने के बाद स्टार्ट किया है। फिर आगे सुनने, सब कुछ हटाना, नीचे देखना पहले। ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है, ये इनकी फर्स्ट लिखी है, ये सेकंड वाली, थर्ड वाली। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ना देने को गैरराजी कौन होगा? जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जिंक। तो देखो एनर्जी सबसे ज्यादा किसके इलेक्ट्रॉन ना देने की? जिंक की। फुल्ली फिल्ड है। सबसे जल्दी राजी कौन होगा? सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन देने को राजी कौन होगा? सबसे जल्दी राजी कौन होगा? स्कैंडियम, क्योंकि साइज भी छोटा है, चार्ज भी कम है, फोर्स भी कम है। सबसे जल्दी राजी यही होता है, सबसे जल्दी। उसके बाद में जरा सेकंड में देखें, सेकंड में हाईएस्ट किसकी है? सेकंड में बता, सेकंड में हाईएस्ट किसकी है? क्यों? कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है वो 4s1 डिग्री 10 है। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो कैसा हो जाएगा? स्टेबल। और स्टेबल होने के बाद में अब वो दोबारा में नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है। तो पहली बार में जिंक की हाईएस्ट है, पहले भरा हुआ था जी में। दूसरी बार में किसकी हाईएस्ट है? कॉपर की। लेकिन तब तुम तिवारा में जाओगे तो वापस से आगे किसकी हो जाएगी? देखना, जिंक की। ये बात तुम लोगों ने उस खेल में पढ़ी थी। मतलब पहली बार में हाईएस्ट जिंक है एज कंपेयर टू कॉपर। दूसरी बार में पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा ताकत में कहां लगानी पड़ेगी? कॉपर पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में कॉपर से ज्यादा स्टेबल इस पूरे खेल में कोई नहीं दिखेगा सेकंड वाली सीरीज में, इसलिए यहाँ पे। और तीसरी बार में सबसे ज्यादा ताकत में लगानी पड़ेगी दोबारा से जिंक के ऊपर, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद में वापस से क्या बन चुका होगा? 3d10। वापस से वो वाला सिस्टम देखो जहां पे तुमने आयनाइजेशन एनर्जी लिखा है, उसमें I1 I2 ऐसा कुछ लिखा होगा, तो ध्यान से देखें कि किसका पहला ज्यादा, फिर किसका दूसरा ज्यादा, फिर किसका तीसरा ज्यादा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन इलेक्ट्रॉन्स देने पर गेन होने वाली स्टेबिलिटी। लेकिन इस पूरे केस में कंपैरिजन और होगा अभी भी। उसमें कॉपर जिंक लिखा था, एक और लिखा था सीआर और एमएन। पहली किसकी ज्यादा है? एमएन की। दूसरी किसकी ज्यादा है? इन दोनों में देखो, सीआर की। और तीसरी किसकी ज्यादा है? बोलो, एमएन की। यही लिखा है सिंपल से उसके अंदर। लेकिन अब तुम रीजन नहीं देख रहे हो, अब तुम लोग आंसर देख रहे हो डायरेक्टली। रीजन वही है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन होने पे क्या गेन होती है? स्टेबिलिटी। तो कब कौन सा कितना स्टेबल हुआ? इस पूरी रामायण में एक बात और है
कि आयनाइजेशन 1 से आयनाइजेशन 2 हमेशा ज्यादा होगा, और आयनाइजेशन 2 से आयनाइजेशन 3 और भी ज्यादा होगा। और लगभग कितना होता है, लगभग डबल होता है, लगभग डबल है। 600 का आधा डबल लगभग 1200, 12 का डबल लगभग 2400 होता है। अच्छा 6 का 12, ये 13 बन गया जैसा भी, और 13 का 26, 14 का 28, 15 का लगभग 30 के आसपास पहुंचा है। ये वाला 15 का लगभग 30 से थोड़ा सा और ऊपर निकल गया। मेन बात हमने जो पढ़े वो इंपोर्टेंटली ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ नहीं बैठेगी, तुम लोग चेक करोगे तो। देखो इन दोनों में ज्यादा कौन है, ये। इन दोनों में ज्यादा कौन है, ये। इन दोनों ज्यादा कौन है, ये। कोई गड़बड़ नहीं है। इधर तो सीआर और एमएन में इस कहानी को देखोगे, ज्यादा ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है। जहाँ पैटर्न्स ब्रेक होते हैं वही तुम्हारे सवाल होंगे, वैसे ध्यान रखना। वो टिप पॉइंट अपने सवाल है, इस जगह पे ज्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये है। बाकी जगहों पे पैटर्न ढूंढो, किसी एक जगह को गड़बड़ और मिल जाए तो बढ़िया, लेकिन इन दोनों में नीचे वाला ये ज्यादा, ये ज्यादा, इसमें ये ज्यादा, ये ज्यादा, इसमें भी ये ज्यादा, ये वाला ज्यादा। हमारा जो Mn है उसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी अपने दोनों बगल वालों से ज्यादा होती है, और सेकंड अपने दोनों बगल वालों से कम होती है। Mn की दोनों बगल वालों से ज्यादा होती है थर्ड, और दोनों बगल वालों से कम होती है सेकंड। पहली वाली में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो एक सीक्वेंस में जा रही है। हालांकि बहुत सिंपल सवाल ये भी होगा कि पहली वाली सीरीज में हाईएस्ट किसकी है, पहली वाली हाईएस्ट किसकी। यहाँ पे लो पहले से सेट कर देता हूँ, एक ऊपर, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, दोबारा से इसमें ये ज्यादा, ये ज्यादा, ये भी ज्यादा। Mn की सेकंड, Mn की सेकंड दोनों से छोटी होगी, Mn की थर्ड दोनों से बड़ी होगी। इसके अंदर ऐसा लफड़ा तुम्हें देखने को नहीं मिलता, Mn में गड़बड़ है। अब सब जरा पहली वाली बताएंगे बस सवालों के जवाब। पहली वाली में हाईएस्ट कौन है, पहली वाली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी कहां देनी पड़ेगी, सबसे पहले जिंक में। दूसरे नंबर पे कौन आता है, पहली वाली में दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कौन आता है, वो देखो। एफ ही है भाई। तीसरे नंबर पे कौन है, अगर कॉल करोगे तो सीक्वेंस में कुछ नहीं है। अब सीक्वेंस बिगड़ चुका है, ये दूसरे पे, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे, कुल मिला के ये आपस में गिरते रहेंगे। पर दो याद रखें, पहला कौन है, जिंक, और दूसरे पे कौन है, एफ। और लोवेस्ट कौन है, उसकी दिक्कत नहीं है, लोवेस्ट सब में पहले वाले हैं, सब में लोवेस्ट वही निकल के आते हैं। खैर ये छोटी मोटी बातें और निकालें, इसको हटा देते हैं, आगे चलो। ये वेनेडियम का और सीआर का लफड़ा ध्यान रखेंगे। 515 एंथैल्पी एटमाइजेशन लेके बॉइलिंग पॉइंट में बाइक हिल जाता है। आगे आयनाइजेशन एंथैल्पी, लीव इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सचेंज, Cr3+ चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें तो मैं शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब फिक्स की है। आगे वाली की +3, इसकी 2, एक आधी बंद दिखाता है, कॉपर सबसे ज्यादा कौन दिखाता है, Mn। चक्कर फंसना नहीं है कि 7 दिखाएगा तो मतलब ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा Cr का होता है ना, एक्सेप्शन है, साफ साफ कोई रीजन नहीं दिया गया। Fe तो 5 नहीं दिखाता, 2 3 4 6 ऑलवेज रिप्रेजेंट कर लेगा हमेशा के लिए। आगे सुनो, बहुत सिंपल शब्द पूछा इसने कि ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसा कौन सा है जिसके अलग अलग स्टेट नहीं है। इसका आंसर स्कैंडिनेवियन क्यों है, जिंक क्यों नहीं है। जैसे सवाल पूछा है कि ऐसा कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी वेरिएबल स्टेट नहीं है, तो वेरिएबल स्टेट तो जिंक की भी नहीं है, वो भी +2 दिखाता है और सी +2 दिखाता है। इसका आंसर स्कैंडिनेवियन क्यों दिया, जिंक क्यों नहीं दिया इसने। अगर तुम लौट कर देखोगे तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंक ऑलरेडी डी ब्लॉक एलिमेंट है। ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन एटम वो होते हैं जिनके पास में डी ब्लॉक में ऑर्बिटल्स स्पेस हो, जो खाली होते हैं। तो इसका आंसर जिंक नहीं लगेगा, ओनली स्कैंडियम करेक्ट आंसर है, क्योंकि जिंक के पास में डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। हमने D1 में ही पढ़ा था कि जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन नहीं होता, इसलिए आंसर ओनली स्कैंडियम आया, इसकी नीड नहीं थी। ये पोटेंशियल वैल्यूज कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो तुम्हारे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री चैप्टर में अपने आप ही आ जाता है।
रिडक्शन पोटेंशियल, वैलेंसी कंपाउंडिंग कोई आवश्यकता नहीं है, ये फॉर्मूले बनाने हैं केमिकल इलेक्ट्रॉन सीरीज ना। ठीक सवाल है। Why is highest oxidation state of metal exhibit in its oxide or fluoride only? कोई भी एलिमेंट की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो फ्लोराइड के केस में क्यों निकलते हैं? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल कौन सा है? सबसे छोटा नॉन मेटल कौन सा है? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने क्षमता भी किसकी है? फ्लोरीन की। वो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचता है, इसीलिए वो 5, 6, 7 तक स्टेट को लेके जाता है। हाईएस्ट पावर ही उसकी। हालांकि सब कुछ तुम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीरीज में करोगे, अभी तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। ये किसका फॉर्मूला है? बेंट मूवमेंट का। उसकी यूनिट क्या होती है? बोल मैग्नेटॉन, सो रिप्रेजेंटेड बाय बीएम। ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है स्पिन वगैरह। ठीक है, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, इनमें थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन का अंतर आ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस का रीजन कौन है? कलर्ड आयंस का रीजन कौन है? डी ऑर्बिटल का एनर्जी, डी ऑर्बिटल का ट्रांजिशन करना, ऑर्बिटल ट्रांजिशन करेंगे बस। वो वाले कलर भी लिखे होंगे सबके, इनकी तो मैं याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वैसे तो। ये कलरलेस लिखे हैं, पक्की बात है, कहीं ना कहीं ये डाइमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक लफड़ा रहा होगा। कलर लिखे सबके ब्लू, ग्रीन, वायलेट, पिंक, येलो, ग्रीन, पर इनको छोड़ो, याद नहीं, मतलब ध्यान रखना कि कुछ कलर चक्कर होता है। ये वाले कौन से कंपाउंड तुम्हारे पास में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका नाम अगर देंगे तो क्या बनेगा? टेट्रामाइन कोबाल्ट सेकंड, अगर स्टेट निकाल दोगे तो। इस वाले का नाम टेट्राक्लोरिडोप्लेटिनेट प्लेटरमेट सेकंड, क्योंकि वो नेगेटिव मैच चुका है इस वजह से। क्या कोई नहीं, इसको कुछ लिखा भी होगा वैसे। द केमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज डील विद द डिटेल यूनिट 5 पढ़नी हमने। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेलर कंपाउंड, उसमें 4 पॉइंट लिखे थे अपन लोगों ने। हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड, मेटल कंडक्टिविटी और मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकली इनर्ट लिखा गया था। उसमें कुछ ट्रैप हो जाते हैं, उसमें क्या लिखे होंगे? हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन उसके अंदर कैद रह जाते हैं क्रिस्टल लैटिस के अंदर। ठीक, अलग फॉर्मेशन हटाएं ध्यान से, इंपोर्टेंट ऐसे एलिमेंट हटा दें। ये अच्छा देख के पहचान लोगे, ये उन्हीं कंपाउंड में कौन सी बातें लिखी गई हैं? रिप्रेजेंट रिएक्शन, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी यूज। एंगल अगर तुम्हें एक का ध्यान दिया जाए तो ठीक है, वरना कोई नहीं पूछता। एमएन की स्ट्रक्चर्स, इसमें कुछ रिएक्शंस हो गए काम की, पर मैं भी अभी नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। अब आ जाए जरा इस वाले पे, इनर टच एलिमेंट यानी कि ए ब्लॉक एलिमेंट। ए ब्लॉक में एक जो बहुत सही चीज दिखानी है, मतलब वो सब तो पढ़ाने वाला तो कुछ है ही नहीं, वो सब तुम्हें कर लिया। ये ग्राफ तुम्हें क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ तुम्हें क्या रिप्रेजेंट करता है? नीचे पढ़ के देखो। ये तुम्हें रिप्रेजेंट करता है आयनिक रेडियाई और लेंथ नोट, और लगातार इनकी रेडियाई लगातार, इनमें कोई भी डिप नहीं है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई इस तरह से जंप नहीं लेता, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज ही करेंगी। कुछ ना कुछ शील्डिंग इफेक्ट नाम के वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, वो तो वही समझना चाह रहा है कि पुअर इफेक्ट है कि कैसा इफेक्ट है। इस सबकी नॉर्मल कॉमन स्टेट कहना कि +3 अगर तुम ढूंढोगे तो मिल जाएगी तुम्हें। कॉमन इज +3 और ओकेजनली कभी-कभी +2 +4 दिखा देते हैं। वो दिखाने वाले लोगों के नाम भी इसने ऑटोमेटिकली सेट किए, आवश्यकता नहीं है। खैर, सभी के नाम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, साइज दिए, आवश्यकता इसकी भी नहीं। इसी के साथ साथ तुम लोग जिस पॉइंट पे जाओगे वो देख लो। ये अगर किसी को दिक्कत होगी क्या लिखता है, ये वो होगा कि ये रिएक्शन किससे करेगा? लेंथ नोट, एसिड से, हाइड्रोजन से, पानी से, कार्बन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से, सबसे रिएक्शन कर जाते हैं। तो दोनों रिएक्शंस के पॉइंटों में लिखा है, ऐसे तुमने चक्र नहीं बनाया एक, और कुछ खास नहीं। फिर पॉइंट आता है एक्टिनोड। ध्यान रखना कि एक्टिनोड में पेज नंबर 23 पर हूं एक्टिनोड के टाइम पर। ठीक है, सारे एलिमेंट स्टार्ट तो वहीं से होते हैं, पर कहना कि इससे भी पहले से बोल दिया कहां से खाता है, 90 से लेके 103 ही चुनने हैं। स्टार्ट सबने वहीं से करे, लेते नोड से, एक्टिनोड से, पर है नहीं वो लोग। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया पेज नंबर 23 से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनिक साइज, एक्टिनोड कॉन्ट्रैक्शन, लाइक लेंथ नोड सेम टू सेम वही है, वो शील्डिंग इफेक्ट है। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन क्या पाई जाती है इसकी? कॉमन लिखी होगी +3। अब दिखाने को तो कोई कितनी भी दिखा दे उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली जो +3 है, इसके लगभग सारे लोग +3 दिखाते हैं सिवाय एक आदमी को छोड़कर।
सारे लोग +3 दिखाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों में से +3 ना दिखाने वाला आदमी कौन है? पहला आदमी थोरियम। और उसके बाद कुछ कंपेरिजन दोनों के बीच में है, पर आवश्यकता नहीं है उस कंपेरिजन की, क्योंकि इनके यूज बता देते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक में ये पूरा का पूरा खेल यहाँ जाके खत्म हो जाता है। मतलब एप्लीकेशंस ये वाले पॉइंट थे, अगर तुम एप्लीकेशंस में हल्का फुल्का दिमाग लगाओगे तो एक बहुत काम का पॉइंट है इसमें, फोटोग्राफिक अलोइंग कार्बन, हाँ ठीक है, जिंक, कैडमियम ग्रुप और कोइनेज एलिमेंट, वो अपन लोगों ने पहले दिन कर देते, कोइनेज एलिमेंट, कलेक्शन आइटम, सिल्वर कॉइंस हटा। द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री रिलाइज ऑन स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AGBR, मतलब ये जितने भी कैमरा वगैरह वो किसी टाइम पे अब कोई यूज नहीं है यार, अब तो लीव। एक प्रोसेस पॉलिथीन बनाने में इस्तेमाल भी होती है, कुछ कैटलिस्ट के नाम लिखे, पर आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ये भी ध्यान रखना। और ये चैप्टर यहाँ जाके समाप्त हो जाता है। अब मैंने तुम्हें चैप्टर ऊपर से ऐसे क्यों दिखाया, उसका रीजन समझो। जब तुम अपनी एनसीईआरटी किताब को खोलकर बैठो तब तुम्हें वो ऑकवर्ड ना लगे। वो पहली बार पढ़ने का ना कलेजा जो चाहिए होता है वो किताब वाला आता नहीं है तुम लोगों को, कि आगे किताब कैसे बैठनी होती, कैसे पढ़ना होता है, कैसे स्टार्ट करना होता है। इसलिए मैंने जानबूझ के पूरे पूरे पन्नों को ध्यान से जो पढ़ा है उसको हाईलाइट करते ऊपर ऊपर से दिखा दिया। तुम सभी का बस एक सिंपल सा काम ये है कि टोटली रिवीजन करेंगे बढ़िया तरह से, सब कुछ अच्छे से रटा होना चाहिए, क्योंकि जितना तुम रिवीजन कर लोगे उतना काम आएगा। इसमें कुछ 30 सवाल होंगे जहां तक है, और ज्यादा ही नहीं, 38 है। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करे बिना तुम सेट नहीं कर सकते, तो नंबर अच्छे आएंगे। उनको 100% है, ये कर लिया नंबर फिक्स है, बेहतरीन ही आने हैं हर हाल में। ठीक है, बाकी अपन लोग कल करेंगे, कल तुम्हें आना है अपने इसी टाइम पर, इस पे तुम आ रही हो। ठीक है, चलो।